नमस्कार प्रिय छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज फिर हम उपस्थित हुए हैं आंकड़ों के संग्रह जो अर्थशास्त्र की जो सांख्यिकी है उसमें 11th क्लास की, उसमें आंकड़ों के जो संग्रह चैप्टर है उसी से रिलेटेड आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है निदर्शन या प्रतिदर्श अनुसंधान यानी सैम्पलिंग रिसर्च। जबकि आंकड़ों के संग्रह की जो विधि है उसमें दो विधि का मैंने आपको बताया है, एक है संगणना विधि और एक है प्रतिदर्श विधि। तो संगणना विधि का जो वीडियो है हमने पहले डाल चुके हैं, हम आप इस चैनल पे नहीं देखा है आपने तो उस चैनल को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आज हम इसको प्रतिदर्श या निदर्शन प्रणाली को हम जानेंगे। तो इसी को जानने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि अधिकतर बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं जो अर्थशास्त्र को पढ़ने में, उनकी जो समस्या है उन समस्या को दूर हो सके और आसानी से टॉपिक को समझ पाएँ और पेपर में उसको अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है निदर्शन या प्रतिदर्श अनुसंधान क्या है। देखिए, संगणना अनुसंधान को तो हमने जान लिया। संगणना अनुसंधान क्या है? जहाँ समग्र की प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जहाँ समग्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समूह की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, वो है संगणना प्रति अनुसंधान। लेकिन प्रतिदर्श अनुसंधान क्या, उसी का उल्टा होता है। संगणना समूह की समस्त इकाइयों का अध्ययन करता है और ये क्या करता है, समूह की कुछ इकाइयों का अध्ययन करता है। तो यहाँ क्या हो गया कि इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, इस प्रणाली के अंतर्गत समग्र में से कुछ इकाइयों को छांट कर उनका अध्ययन किया जाता है। और इसमें यह प्रणाली संगणना अनुसंधान के विपरीत होती है। क्या है यह प्रणाली? इस प्रणाली के अंतर्गत समग्र में से कुछ इकाइयों को छांट कर, जैसे कुछ इकाई, समग्र इकाइयों का अध्ययन नहीं करना हमने, समग्र इकाइयों का अध्ययन नहीं करना, उनमें से कुछ इकाइयों को हमने छांट कर उनका अध्ययन करने के बाद जो आंकड़े बनते हैं उसी को हम समग्र इकाइयों का आंकड़ा मान लेते हैं। और यही है प्रतिदर्श या सैम्पलिंग रिसर्च के। इसके अंतर्गत क्या हुआ, कुछ इकाइयों को छांट कर उनका अध्ययन किया जाता है। इसीलिए यह प्रणाली क्या है, संगणना देखिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, संगणना अनुसंधान के विपरीत होती है। यानी संगणना अनुसंधान समूह की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, प्रत्येक समग्र का अध्ययन करता है। लेकिन प्रतिदर्श क्या है, उसकी विपरीत है। ये समग्र इकाइयों का अध्ययन नहीं करता, समग्र समूह का अध्ययन नहीं करता, बल्कि कुछ इकाइयों का अध्ययन करके कुछ इकाइयों को छांट कर, जैसे उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं, जैसे एक विद्यालय में 1000 बच्चे हैं, एक विद्यालय में 1000 बच्चे। अब जाहिर सी बात है 1000 बच्चों का स्वास्थ्य का परीक्षण करना है, तो स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए सभी बच्चों को पूरे एक दिन में कर पाना टीम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो क्या करती है कि 1000 बच्चों में से, जैसे 10 कमरों में 10 क्लासें हैं या 15 क्लासें हैं, कक्षाएं हैं, तो हर कक्षाओं से 4-4, 5-5 बच्चे इकट्ठे कर लेते। तो 1000 में से मान लीजिए 100 बच्चों का हमने अध्ययन कर लिया, 100 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।
उन स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण किया है 100 बच्चों का, वही 100 बच्चे 1000 बच्चों का, बाकी 900 बच्चों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि उन्हीं के आधार पर अनुसंधान क्या करता है कि जो 100 बच्चों का रिसर्च कर रहा है, उसी के स्वास्थ्य परीक्षण कर रहा है, उसके आधार पर समस्त कॉलेज के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण का आंकड़े तैयार करता है। क्योंकि उसे लगता है कि 100 बच्चों के स्वास्थ्य जिस हिसाब से उसी हिसाब से बाकी का भी होगा, तो उसी को मानकर, उसी के आंकड़ों को मानकर वो समग्र इकाइयों का आंकड़े जुटा लेता है, उसके आंकड़े तैयार कर लेता है। तो यही है प्रतिदर्श निदर्शन प्रणाली अनुसंधान, सैंपलिंग रिसर्च। या फिर हम कहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करना है। स्वास्थ्य का परीक्षण के लिए पूरे शरीर का ब्लड तो नहीं निकाला जाएगा, क्या करेगा वो, लैब वाला थोड़ा सा खून ले जाएगा, उसी खून से आपके पूरे शरीर की जितनी भी बीमारी है, ये फलाना सब कुछ है, अलग अलग तरीके के सब कुछ उसमें तैयार कर देगा कि आपके शरीर में ये दिक्कत है, ये है वो। थोड़ा सा सैंपल के तौर पर जो खून ले जाएगा उसी से पूरे बॉडी की जांच हो जाती है, तो पूरा शरीर का खून थोड़ी निकालेगा। तो ऐसे ही किसी भी समूह की समग्र इकाइयों का अध्ययन ना करके अनुसंधानकर्ता कुछ इकाइयों को छांट लेता है, उसी को आधार मानकर, उसी के जो आंकड़े बनाता है उसी को आधार मानकर पूरी समग्र इकाइयों का आंकड़े तैयार कर लेता है। तो इसी को कहते हैं सैंपलिंग रिसर्च या निदर्शन या प्रतिदर्श रिसर्च। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपली है और एक तरीके से इसके कम समय में और कम खर्च में इसका प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता पूरे आंकड़े जुटा लेता है, आंकड़े तैयार कर लेता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, सिंपल ही है कि इस प्रणाली के अंतर्गत समग्र जितने भी हैं, समग्र में से कुछ इकाइयों को छांट कर उनका अध्ययन किया जाता है और यह प्रणाली संगणना अनुसंधान के विपरीत होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया निदर्शन या प्रतिदर्श प्रणाली का अर्थ हो जाता है। तो अब इसके गुण की बात कर लेते हैं। इसके गुण, निदर्शन अनुसंधान के गुण। अब इसके गुण, फायदे देखिए, फायदे क्या है, गुण क्या है इसके। तो अब जैसे इसके फायदे आपने समझ ही लिया होगा, इसके कम खर्चीली इसके फायदे हैं। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कम खर्चीली या मितव्यय। देखिए, कम खर्चीली का मतलब तो समझ में आ गया होगा भाई, जब 1000 बच्चों का हमने अगर स्वास्थ्य परीक्षण करना है तो समय भी लगेगा और उसमें खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो उसमें ना करके हम 10 बच्चों के या 100 बच्चों का, 1000 बच्चों में 100 बच्चों का हमने स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया, तो उसी हिसाब से कम समय भी लगा और ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त जानकारी भी प्राप्त हो गई, सही बच्चों का आंकड़े जुटा लिया, तो खर्च भी कम हुआ। तो क्या हो गया, कम खर्चीली या मितव्ययी है। दूसरा पॉइंट है कम समय एवं कम परिश्रम, कम परिश्रमी। देखिए यहाँ पर कम समय भी कम लगा और कम मेहनत भी करना पड़ा, क्योंकि 1000 बच्चों को करने के स्थान पर हमने 100 बच्चों का अगर हमने रिसर्च कर लिया, उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया, तो भैया समय भी तो कम लगा। कहाँ हजार के लिए आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में लग सकता है, 100 बच्चों को 1 घंटे में 2 घंटे में हो गया। तो उसके आधार पर हमने पूरा उसका वजन नाप लिया, उसका हाइट नाप लिया, उसका स्वास्थ्य देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो इसमें क्या हुआ, समय भी कम लगा, मेहनत भी कम लगी। तो ये हो गया कम समय एवं कम परिश्रमी। तीसरा पॉइंट है विस्तृत एवं निरंतर अन्वेषण। विस्तृत एवं निरंतर अन्वेषण, इसमें क्या हो जाएगा कि पूरी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी मिल जाती है। कम समय लगेगा तो उससे विस्तृत जानकारी, पूरा अन्वेषण हो जाता है, पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है गहन अध्ययन।
संभव। गहन अध्ययन, इसमें क्या हुआ, पूरी तरीके से गहन अध्ययन भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है, कम समय भी हो जाता है और कम खर्चे में भी सारा अध्ययन हो जाता है, तो गहन अध्ययन संभव हो जाता है। फिर पांचवा है, पांचवें के लिए संगठन करना सरल है। देखिए, संगठन करना, जब संगणना प्रणाली में संगणना में अधिक संगठन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। संगठन करना या प्रशासनिक कार्य को करने के लिए ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें संगठन करना सरल हो जाता है। फिर उसके बाद छठा एक और लिख लेते हैं कि यह प्रणाली पूर्णतः निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होते हैं। ये प्रणाली क्या है, पूर्णतः निष्पक्ष भी होते हैं और विश्वसनीयता भी होते हैं, क्योंकि जहाँ 100 बच्चों का हमने आंकड़न जो जुटा रहे हैं, 100 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर पूरा जो निकाला जा रहा है वो आंकड़े भी पूरा निष्पक्ष रूप से किए जाते हैं और विश्वसनीयता के रूप में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुसंधान, निदर्शन अनुसंधान के गुण। कम खर्चीली या मितव्ययी है, कम समय एवं कम परिश्रम लगते हैं, विस्तृत एवं निरंतर अन्वेषण होता है, गहन अध्ययन एवं संभव होता है, संगठन करना या प्रशासन करना सरल होता है, पूर्णतः निष्पक्ष एवं विश्वसनीयता होते हैं। अब ये हो गए गुण। इसी तरीके से इसके दोष भी देख लेते हैं। निदर्शन दोष, पहला पॉइंट, जहाँ गुण है तो वहाँ दोष भी होंगी, जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी होंगे। तो फायदे और नुकसान, किसी भी चीज़ को अनुसंधान करता है तो हर एक चीज़ का कुछ फायदे भी होते हैं और उसी जगह पर उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए फायदे। अब आते हैं नुकसान। फायदा तो आपने समझ लिया होगा, ऐसी संगणना अनुसंधान के भी कुछ फायदे थे, उसके गुण भी देखा आपने। अब इसके फायदे हो गए और इसके नुकसान क्या है। नुकसान में पहला पॉइंट हो जाएगा भ्रामक आंकड़े। भ्रामक आंकड़े, देखिए यहाँ पर अगर पूर्णतः निष्पक्ष रूप से किया जाता है तो विश्वसनीय है, लेकिन अगर पूर्णतः निष्पक्ष रूप से अगर आंकड़े नहीं जुटाते हैं, निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया जाता है, तो वही आंकड़े यहाँ पर भ्रामक आंकड़े बन जाते हैं, क्योंकि वो आंकड़े शुद्ध नहीं होते, विश्वसनीय नहीं होंगे, फिर तो वो भ्रम पैदा करेगा। तो इसलिए जहाँ निष्पक्ष रूप से अगर नहीं किया गया तो वो आंकड़े भ्रम पैदा करेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है प्रतिनिधि बनाना कठिन है। प्रतिनिधि यानी सैंपलिंग जो बनाते हैं, जो प्रतिनिधि, जो प्रतिदर्श होता है, प्रतिनिधि किसी चीज़ का जो प्रतिनिधि जो बनाया जाता है सैंपलिंग, तो वो कभी कभी कठिन भी हो जाता है, क्योंकि 10,000 बच्चों में से 100 बच्चों का बनाना, उसका प्रतिनिधित्व करना, कितने कौन कौन से बच्चों को लिया जाए, कितने बच्चों को लिया जाए और कितने बच्चों को ना लिया जाए, तो वो प्रतिनिधि बनाना एक कठिन काम हो जाता है। क्योंकि अगर हमने निष्पक्ष रूप से सही तरीके से काम नहीं किया, तो प्रतिनिधि अगर सही नहीं बनाया, सही बच्चों को अगर छाटा नहीं, तो फिर हमारा काम भी कठिन हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिनिधि प्रतिदर्श बनाना कठिन हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, देखिए सैंपल लेकर उसका काम करना, उस सैंपल के आधार पर समूह प्रत्येक इकाई का आकलन करने के लिए व्यक्ति के अंदर विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है। अगर उसके अंदर इससे संबंधित ज्ञान नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो फिर आंकड़े भ्रम पैदा करेंगे और वो निष्पक्ष नहीं होंगे और वो विश्वसनीयता भी नहीं होंगे।
इसलिए व्यक्ति का जो अनुसंधान करता है, जो एक समूह को प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो उससे विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होना आवश्यक है। इसके बाद चौथा पॉइंट है छोटा आकार। कभी कभी जो समग्र है इतना छोटा आकार का होता है कि उसका प्रतिदर्श बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अब 10-20 बच्चे, अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं, हमने तो 20 बच्चों में से 2 बच्चों का आकलन करके उसका प्रतिदर्श बनाना कठिन हो जाता है, क्योंकि 20 बच्चों में से 2 बच्चों का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। तो करने के लिए क्या होगा कि 2 बच्चों का आकलन कर लिया और 20 बच्चों में से 18 कर देंगे, तो वो प्रतिदर्श करना उसको, क्योंकि आकार छोटा है। यहाँ ये विधि तभी उपयुक्त है जब आकार बड़ा हो, सीमित आकार में, और उसका जो सीमितता है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला भी था, विस्तृत एवं निरंतर अन्वेषण, गहन अध्ययन, कम खर्चीली आकार का छोटा, अगर ज़्यादा छोटा हो जाता है तो फिर उसका प्रतिदर्श सैंपल बनाना, सैंपलिंग करना कठिन काम हो जाता है। क्योंकि आकार ज़्यादा बड़ा है तभी हम प्रतिदर्श का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें पूरे इकाइयों का अध्ययन करने में समय लग रहा है, खर्च भी ज़्यादा लग रहा है। तो अधिक समय ना लगाकर हम छोटी प्रतिदर्श सैंपल के तौर पर कुछ इकाइयों का हम अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन जब आकार ही छोटा है तो फिर प्रतिदर्श बनाना कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए छोटा आकार होना भी इसके लिए हानिकारक है। इसमें प्रयोग के लिए छोटा आकार ना हो तभी सही है। 5वां पॉइंट, अस्थिर समग्र। जब समग्र अस्थिर होगा, विजातीय होगा, तो उसमें प्रतिदर्श बनाना कठिन हो जाता है, संभव नहीं हो पाता। इसलिए समग्र जो है वो स्थिर होना चाहिए। भैया इधर अभी हमने आज स्कूल में 500 बच्चे आए, 500 बच्चों का हमने बना लिया। अब 500 कल को गए तो भैया किसी गांव में, हमने शहर में, गांव में क्या नाम, कुछ लोगों की हमने जनगणना को स्वास्थ्य परीक्षण किया। तो भैया इधर स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और उधर क्या कहते हैं कि कोई बीमार हो गया, हमने देखा स्वास्थ्य, जिसका स्वास्थ्य आज जांच किया वो स्वास्थ्य था, कल को दूसरी जगह हम गए तो वहाँ पर पता चला पिछले जिसका स्वास्थ्य सही था वो बीमार हो गया। तो स्वास्थ्य परीक्षण करना कठिन हो जाता है, प्रतिनिधित्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये अस्थिर समग्र, इसमें जब समग्र अस्थिर होते हैं तो इस प्रतिनिधि बनाना कठिन या संभव नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका निदर्शन या प्रतिदर्श सैंपलिंग रिसर्च, जहाँ समग्र में से कुछ इकाइयों को छांट कर उसका अध्ययन करके जो आंकड़े जुटाए जाते हैं वही होते हैं निदर्शन या प्रतिदर्श। और यह प्रणाली संगणना अनुसंधान के विपरीत होती है। और इसके गुण हो गए कम खर्चीली, मितव्ययी, कम खर्चे होते हैं और कम समय लगता है, कम परिश्रम की आवश्यकता होती है, विस्तृत एवं निरंतर अन्वेषण संभव हो पाता है और गहन अध्ययन भी संभव हो पाता है, और संगठन करना सरल है क्योंकि संगठन ज़्यादा छोटा काम हो जाता है तो ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए संगठन करना या प्रशासन करना सरल हो जाता है। पूर्णतः निष्पक्ष एवं विश्वसनीय हो जाते हैं। वहीं गुण है तो वहीं दोष भी है। भ्रामक आंकड़े, अगर निष्पक्ष रूप से अगर आंकड़े को नहीं काम किया जाता, रिसर्च करता निष्पक्ष रूप से काम नहीं करता है तो फिर वो आंकड़े भ्रामक पैदा करते हैं और वो गलत माने जाते हैं। तो प्रतिनिधि प्रतिदर्श बनाना कठिन है। जब आकार ही छोटा हो जाता है तो प्रतिनिधि प्रतिदर्श बनाना कठिन हो जाता है, इसलिए इसमें छोटा आकार होना भी इसका हानिकारक है। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है वो सैंपल के तौर पर अगर काम करेगा तो उस सैंपल के आधार पर समूह की समस्त समूह का आकलन करने के लिए जो सैंपल लेगा उसका जो आकलन करता है, उस पर रिसर्च करता है, उसके लिए व्यक्ति के अंदर विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है। इसलिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है इसमें, क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए विशिष्ट ज्ञान जिसको जब होगा वही इस काम को कर पाएगा। छोटा आकार, जब छोटा सा आकार हो, समग्र ही छोटा हो, तो उसमें सैंपल करना संभव नहीं हो पाता है। मैंने कहा जहाँ 500 बच्चे हैं वहाँ पर 50 बच्चों का प्रतिनिधित्व कर लिया 50 बच्चों के आधार पर, लेकिन जहाँ 50 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं वहाँ पर सैंपल किस आधार पर करेंगे हम, इसलिए वह संभव नहीं हो पाता। अस्थिर समग्र ही अस्थिर रहेगा, विजातीय होगा तो फिर इसका प्रतिदर्श करना संभव नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गया गुण, ये हो गया दोष, ये हो गया अर्थ। अब हमने दोनों को जान लिया है। संगणना प्रणाली, इसको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, संगणना अनुसंधान, और आज हमने पढ़ा निदर्शन या सैंपलिंग प्रतिदर्श रिसर्च। ठीक है, तो इसी को आज हमने पूरा किया। अब दोनों के बारे में आपने समझ लिया है, दोनों का अर्थ भी जान लिया, और दोनों में अब क्या होगा कि हम अगली वीडियो में इन्हीं दोनों को अंतर करके हम बताएंगे दोनों का अंतर क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।